Hello, my dear friends. Myself Alimuddin Sheikh Qadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. Through Qadri coaching classes, we will have discussed today a very important point: improvement in food resources. My dear friend, this topic or these points or this lesson are very important for farmers and whole children, those who are studied in class 9, 10th, 11th and 12th. So my dear friend, मेरा आपसे रिक्वेस्ट, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो टॉपिक आज हमने शुरू किया है कि खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस जो आज हमने शुरू किया है, यह सिर्फ इस बेस से शुरू किया है कि आज आप हमसे कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट आर अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारी क्या स्थिति रही और हमारे फसलों की क्या स्थिति रही, हम किन प्रकार की फसलों को ज्यादा पैदा करते थे और आज हम किन प्रकार की फसलों को ज्यादा पैदा कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं सिंपली एक्सप्लेन जो है डिफिनेशन देना चाहता हूं आपको और ये कहना चाहता हूं कि what is the definition of a good farmer? What is the definition of a good farmer? A good farmer has taken to a small piece of land and find out to the maximum amount of grains is called good farmer. समझ गए होंगे? इसलिए आप समझ गए होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक अच्छा किसान वह माना जाता है that take to the small amount of piece of land, जो जमीन के छोटे से टुकड़े से अधिक उत्पादन कर सके, चाहे उसे बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड क्यों ना ही यूज करना पड़े या अन्य प्रोसेस क्यों ना ही यूज करना पड़े, लेकिन वह प्रोडक्शन अधिक से अधिक दे। तो कैसे देगा, इसी विषय में सबसे पहले आपने देखा हमारे जो है इंडियन साइंटिस्ट टी.एस. स्वामीनाथन इन 1970 में इन्होंने 1970 में इन्होंने टी.एस. स्वामीनाथन ने सबसे पहले क्रांति रिवॉल्यूशन, लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाया, लोगों के बीच एक विशेष प्रकार की जागरूकता को फैलाया और इस जागरूकता के तहत उन्होंने क्लियर कर दिया यदि ग्रीन रिवॉल्यूशन चलता रहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन रेगुलर वे में अगर चलता रहा तो आज दिन दूर नहीं जब हम विश्व की शक्तियों में एक हमारी भी गणना होगी। और माय डियर फ्रेंड, उन्होंने अपने किए गए हुए वादों को सच निभाया। तो टी.एस. स्वामीनाथन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट दोज हु हैव एक्सप्रेस द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति किसने दिया? टी.एस. स्वामीनाथन ने दिया कि माय डियर फ्रेंड, हम किस तरह से अपने फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, किस प्रकार की फसलों को ज्यादा से ज्यादा प्रोसीड कर सकते, पैदा कर सकते हैं। मैंने कहा कि इसके पहले हमारे पास उतने ज्यादा प्रोडक्शन नहीं, उतने टाइप्स ऑफ सीड्स नहीं थे, जितनी वैरायटी, जितने टाइप्स ऑफ सीड्स करंट टाइम ऑफ पीरियड में हमारे पास मौजूद हैं, इतने जो है उस समय हमारे पास नहीं थे। तो उस समय से इस समय तक के आने में हमने जो टाइम ऑफ अपना वेस्ट किया, उस टाइम को जो हमने वेस्ट किया है, उस टाइम ऑफ इंटरवल में हमने डिफरेंट रिवॉल्यूशन को पाया। नॉट वी ओनली फाइंड आउट टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओनली ग्रीन रिवॉल्यूशन के ही विषय में हमने नहीं प्राप्त किया, उसके अतिरिक्त और भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, और भी क्रांतियां हुई हैं, जिन क्रांतियों के तहत हम आसानी पूर्वक यह देख रहे हैं कि हमारे क्या क्या उत्पादन अधिक से अधिक हो सकते हैं। तो इन्हीं क्रांतियों में देखा जाए, यहाँ पर मैंने कुछ क्रांतियों के विषय में लिखा है माय डियर फ्रेंड, आइए एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है व्हाइट रिवॉल्यूशन।
व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये जितने भी रिवॉल्यूशन मैंने पहले ही शीर्षक में आपको बता दिया कि एक अच्छे किसान की पहचान के बेस में हम बताने चल रहे हैं आपको। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन यह होता है मिल्क प्रोडक्शन से, इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन की अत्यधिक क्षमता कैसे विकसित हो। हमारे पास देसी गाय हुआ करती थी, आज हमारे पास मुर्रा भैंस है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, those who are simply gives the maximum amount of milk, and we are simply be used in those types of milk in economic position, we are selling to the dairy। हम जो डेयरी में उसका जो बेच देते हैं उसको सेल कर देते हैं, और खाने के लिए भी हमारे बॉडी के लिए भी हमारे हेल्पफुल है। तो दो के दोनों बेस हमारे पास हैं। हमारे पास पहले देसी गाय हुआ करती थी, आज देसी गाय नहीं है, हम जर्सी गाय का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कि दे हैव गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क इन द सेम टाइम, इन मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम। व्हेन वी हैव काउंट the 40 liter, minimum 40 liter milk, they simply gives us minimum 40 लीटर, 40 लीटर दूध हमको प्रतिदिन दे रहे हैं। 30 लीटर 40 लीटर दूधों की मात्रा हमको मिल रही है। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर 1 2 3 लीटर फाइंड आउट करते थे, प्राप्त करते थे। आज वहां पर का प्रोडक्शन हमने देखा कि हमारे पास 30 से 40 लीटर हो रहा है। तो क्या हुआ, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया है। मिल्क मीन्स इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन को हमने यूज किया ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। किसी प्रकार का हमने क्रॉस ब्रीडिंग का यूज किया, अंडर ब्रीडिंग का यूज किया, किसी प्रकार का हमने अंडर वेराइटीज का यूज किया। तो कहीं जाकर के हमने इसको फंडा को क्लियर किया कि अगर हम इतना अधिक से अधिक प्रोडक्शन चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए हमको जो है मिल्क जो है इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ मिल्क को आप प्राप्त करने के लिए, अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त करने के लिए, दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको अपने एनिमल्स में, अपने जानवरों में, दोस कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स दोस दैट गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क, ऐसे जानवर जैसे जीव, ऐसे जो है गाय भैंस बकरी इस तरह के पाले जाएं जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हमको दूध का उत्पादन हो सके, हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध प्राप्त हो सके। तो इन्हीं को ध्यान में रख करके जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसका रिलेशन है मिल्क प्रोडक्शन से, तो ये मैंने मिल्क प्रोडक्शन के विषय में बताया। ये अगला प्रोडक्शन देखते हैं, येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन जिसको हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, येलो रिवॉल्यूशन। इसमें सिर्फ तिलहन है, तिलहन जिससे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, माय डियर फ्रेंड, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर गिव्स टू द ऑयल्स। ब्रासिका नाइग्रा, ब्रासिका जेनेसिया, ब्रासिका ओलेरासिया, ब्रासिका कंप्रेस्टिस, ब्रासिका नाइग्रा सब फैमिली, जेनेसिया मींस ब्रासिका नाइग्रा जेनेसिया, काली सरसों, पीली सरसों, लाही, ये क्या है? दे आर सिंपली प्रोड्यूस द मिल्क। सोयाबीन, सूरजमुखी, सनफ्लावर, तो ये क्या है? ये मिल्क जैसा, ये जो है हमारे पास तिलहन है, इनसे ऑयल का प्रोडक्शन अधिक होता है। तो हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन करना है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन करना है। अगर हमने इस प्रकार की कल्चरिंग किया, इस प्रकार की खेती किया, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने इस प्रकार की खेती किया है तो हम आते हैं येलो रिवॉल्यूशन में। हम कोई भी रिवॉल्यूशन करें लेकिन गेन में रहना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, यदि हमको अच्छा किसान बनना है, गुड फार्मर बनना है, एक फार्मिंग से आप अभिप्राय ये मत समझिए सिर्फ हम खेती की बात कर रहे हैं। हमको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेस से जो है मजबूत होना है, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होना है। हम कैसे कैसे किन किन प्रकरणों के द्वारा आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होंगे, उन्हीं का अध्ययन हम आज आपको बता रहे हैं। कि एक अच्छा किसान जो कि बेरोजगार कहता है अपने आप को, मैं कहता हूं कोई किसान बेरोजगार नहीं है। जिस दिन किसान अपने को बेरोजगार समझ जाएगा उस दिन भारत की पूरी जनता जो है भूखों मर जाएगी।
मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपना YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि किसान ही हमें अनाज देते हैं। किसानों के द्वारा हमको मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। किन किन प्रक्रमों के परिणाम स्वरूप उन्होंने गाय, भैंस, बकरी, भेड़ का पालन किया है और उससे कैसे उन्होंने जो है इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्राप्त किया, ये उनसे पूछिए तो उनसे आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये आता है हमारा जो है मिल्क प्रोडक्शन में। सेम एज लाइक जस्ट लाइक ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इसमें ऑयल का सबसे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, ऑयल होने चाहिए। ऑयल में मैंने आपको बताया कि मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड मीन्स सरसों। अब सरसों में कई प्रकार की सरसों होती है, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, काली सरसों, ब्रासिका कंप्रेस्टिस, ब्रासिका नाइग्रा, ब्रासिका जंसिया कैप्टेटा, ब्रासिका जंसिया लाहा, ये विभिन्न प्रकार की ब्रासिका की स्पीसीज हैं। जो ब्रासिका की स्पीसीज है वो ये शो कर देती है कि ये ऐसे जो है तिलहन की खेती है, ऐसे जो है ऑयल की खेतियां हैं जिनसे ज्यादा अमाउंट में हम तेल को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का कंडीशन क्या कहता है माय डियर फ्रेंड? आज का कंडीशन ये कहता है कि अगर हम ज्यादा फैटी मटेरियल को जो बॉडी के अंदर ले रहे हैं, हमारे हार्ट से ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाते हैं, वेन जो चल रही है उन वेन से ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं। तो फैटी मटेरियल को हमको नहीं लेना है, जंक फूड को हमको नहीं लेना है, तो हमको ऐसे ऑयल को फाइंड आउट करना है, ऐसे ऑयल को प्रोसीड करना है, ऐसे ऑयल यील्डिंग प्लांट को डेवलप कराना है जिसमें कि फैटी मटेरियल कम हो, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम हो, फैट कम हो। तो ऐसे मटेरियल में आते हैं सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसको बोला गया, सोयाबीन, ये ऐसे हैं जिसमें बॉडी के लिए फुल्ली हेल्पफुल है, बॉडी के लिए ये फुल्ली हेल्पफुल हैं, हमारे शरीर के पूरी तरह से लाभदायक है ये। तो ऐसी क्रांतियों को करके अगर हमने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हमने ऑयल को प्राप्त किया, तेल को प्राप्त किया, तो क्या वह हमारे कल्चरिंग में नहीं आए? क्या हमारी खेती में नहीं आएगा? हमने भी उससे अपने मनी को अर्न किया, पैसे को अर्न किया उससे। अगर मैंने उससे पैसे को लिया तो इकोनॉमिकली मैं स्ट्रांग हुआ। तो माय डियर फ्रेंड, फार्मर को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है तो फार्मर से प्राय आप यह मत समझिएगा सिर्फ खेती करे, नहीं माय डियर फ्रेंड, खेती के अलावा और भी प्रोसेस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। यदि आपके पास खेती नहीं है, कुछ ही जमीनें शेष है, आइए अगला देखते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन जिसको कहा गया नीली क्रांति। ब्लू रिवॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि फिशेस मींस इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फिशेस, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फिशेस। इस लॉकडाउन के प्रोसेस में कई जगहों पर मैंने देखा कि लोग जिनके पास थोड़ी जमीन थी गड्ढा खुदा करके उसमें पानी करके उसमें मछली का पालन किया, और मत्स्य पालन से उनसे अधिक जो है सिल्वर, ब्रिगेड, ऐसी मछलियां जो हैं, इस तरह से मछलियां जो आ रही हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा अर्न किया जा सकता है, मीन्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए हमारे पास ब्लू प्रोडक्शन भी है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू द ब्लू रिवॉल्यूशन मीन्स मत्स्य उद्योग का पालन यदि हम करते हैं तो वह भी हमारे लिए एक उद्योग है, एक कृषि है, एक खेती है। खेती का मतलब मैंने कहा सिर्फ आप खेत से ही मत समझिएगा कि यदि हमारे पास फील्ड नहीं तो हम क्या करें। माय डियर फ्रेंड, हमको इस तरह से बैठने की आवश्यकता नहीं है, हमको हमारे पास ब्रेन है, हम अपने ब्रेन का यूज करें। यहां पर हमने अपने ब्रेन का यूज किया और आज हम अच्छे मात्रा में हमने देखा कि ब्लू रिवॉल्यूशन फिश जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ फिश, आप ऐसी फिश का सिलेक्शन टेक टू लिमिट टाइम और शॉर्ट टाइम एंड इट गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लश, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा मांस जिनसे प्राप्त हो सके, लंबाइयां जिनकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, ऐसी फिशेस का यूज करिए, ऐसी फिशेस को पालिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फिश को हम ले आ रहे हैं, फिश कल्चरिंग जो कर रहे हैं,
और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेस है, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसमें रोहू, सिल्वर, ब्रिगेड, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेस हैं। लेकिन ध्यान रख, मैराइन नहीं होनी चाहिए, वो फ्रेश वाटर फिशेस होनी चाहिए। तो ऐसी फिशेस की कल्चरिंग की जाए तो लिमिट टाइम ऑफ ड्यूरेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक बेस से हम स्ट्रांग हो सकते हैं, अधिक मात्रा में हम उनसे मजबूत हो सकते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। माय डियर फ्रेंड, पोल्ट्री फार्मिंग, मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर इस टॉपिक को अपलोड कर रखा है। पोल्ट्री फार्मिंग में हमको दो बातें जो है बेनिफिट में आती है। पहली बेनिफिट हमको ये मिलता है, एग, पोल्ट्री से एग मिलते हैं, अंडा, जो कि मुर्गी है, जिसको हम आसानी पूर्वक कहते हैं कि ये कुक्कुट उद्योग है। कुक्कुट उद्योग अर्थात यह भी एक विशेष प्रकार की खेती है, कुक्कुटों की खेती है, मुर्गियों की खेती है, पोल्ट्री फार्मिंग, इसी का नाम मैंने दिया पोल्ट्री फार्मिंग। तो माय डियर फ्रेंड, पोल्ट्री फार्मिंग में they take to the very short time and it gives the maximum amount of egg and maximum amount of flesh। अधिक मात्रा में अंडे दे सकते हैं, अधिक मात्रा में इनसे दुग्ध, अधिक मात्रा में इनसे जो है मांस प्राप्त हो सकता है। तो आपने देखा कि मैंने आपको यह बताया कि आप इस लॉकडाउन के प्रोसेस में ऐसी कल्चरिंग करिए ना, बस आपको आसानी से मिलेगा, बहुत ही आसानी से मिलेगा। और अब तब आप एक अच्छे किसान की श्रेणी में आएंगे, नहीं तो आपको पैसों के लिए भटकना पड़ेगा। यदि आपके पास सेंस है, ब्रेन है, तो आप ब्रेन को यूज करिए, और यूज करने के बाद उसका आसानी पूर्वक जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से के बेस से आप स्ट्रांग हो जाइए, मजबूत हो जाइए। मेरे कहने का उद्देश्य यह रहा, मेरे कहने का अन्यथा कोई उद्देश्य और नहीं रहा, कि मैं यह कहना चाहता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और सारे व्यक्तियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी लोग इस प्रकार के कार्यक्रम से जुड़े। अगले क्रांति के विषय में हम आते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन में आता है पल्सेस, दाल, काजेनस कजान, अरहर, विगना, मूंग, ये दालें में आती हैं। पाइसन सटाइलम, मटर, सैचुरेटिनम, चना। तो चना, मटर, अरहर, ये क्या है? ये दालें हैं, ये आ रही हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन में, पल्सेस। इनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए तो इनसे भी हमको अधिक से अधिक कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे प्राप्त हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये तो रहे डिफरेंट टॉपिक से मैंने आपको डिस्कस करके बताया। मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी, मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि व्हाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ मिल्क, येलो रिवॉल्यूशन इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ ऑयल सीड्स, ब्लू रिवॉल्यूशन में इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ फिशेस, सिल्वर रिवॉल्यूशन इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ एग फार्मिंग और फ्लैश और मीट, गोल्डन रिवॉल्यूशन पल्सेस, दाल। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह का यूज हम कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों में आगे बढ़ते चले। यदि कोई भी फार्मर इस तरह की एग्रीकल्चर को यूज करता है माय डियर फ्रेंड, वो कभी भी लॉस में नहीं रहेगा। तो इसके साथ ही आप देखते हैं फसलों के उत्पादन में वृद्धि को अगर हम देखें, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। माय डियर फ्रेंड, कहने से क्रॉप यील्डिंग नहीं होगी, आपको टाइमली उसको जो है बुआई करना पड़ेगा, फील्ड है टाइमली प्लोइंग करना है, जुताई कराना है, टाइमली उसमें सीड स्कैटरिंग करना है, टाइमली इरिगेशन करना है, सिंचाई समय से सीड को स्कैटर करिए, समय से सिंचाई करिए, टाइमली मैन्योरिंग करना है, टाइमली फर्टिलाइजिंग करना है, टाइमली हार्वेस्टिंग करना है, टाइमली थ्रेशिंग करना है। समय से उनकी हार्वेस्टिंग की जाए, समय से थ्रेशिंग की जाए। ये कंडीशन ऐसी है जिससे हमको अधिक से अधिक मात्रा में जो है ये अनाज, फसलें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको मिल सकती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इनको प्राप्त करने के लिए, फसलों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मीडियम हैं। उन मीडियमों का हम यूज करते हैं, उन मीडियमों का यूज करते हैं, उन मीडियमों के यूज से हम आसानी पूर्वक इस बात को ध्यान दे लेते हैं
कि किस प्रकार से हम जो है अपने फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, इसके विषय मैंने आपको बताया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि जो फसलें हमारे पास ऐसी भी हैं, हम उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फसलों के उत्पादन की उन्नति कैसे कर सकते हैं। आज हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैं। धान की नर्सरी के लिए आप लेने जाओ दुकान पर, तो वो बोलता है कि आपको कौन सा धान चाहिए। मेजर वेराइटी, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पैडी, डिफरेंट वेराइटीज। आप बासमती लेंगे, सोना लेंगे, काजल गोल्ड लेंगे, दुनिया भर की वैरायटी आपको बताता है। अब वो बताता, आप क्या करते हैं, आपकी मानसिकता क्या होती है, दे टेक टू द शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन एंड इट गिव्स द मैक्स अमाउंट ऑफ ग्रेन्स। आपका एम यही होता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो जाए, फसल जो अच्छी हो और खाने में स्वादिष्ट हो, ऐसा टारगेट बना करके आप चलते हैं। तो अगर ऐसा टारगेट आप बना करके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही आप एक अच्छे किसान की श्रेणी में आएंगे। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपके पास जो है वो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे ज्यादा और वेरी बेनिफिशियल पॉइंट है। आप हाइब्रिड का जो है सीड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड सीड्स दे हैव टेक टू द वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन एंड इट गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीड्स। सब्जियों को, फलों को, अनाजों को ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा इनको प्राप्त किया जा सकता है। और तब किया जा सकता है जब मैंने बताया कि टाइमली इरिगेट किया जाए, समय से बुआई की जाए, समय से खेत की जुताई की जाए, समय से खेत की बुआई की जाए, समय से उसमें फर्टिलाइजर यूज किया जाए, टाइमली उसमें ह्यूमस यूज किया जाए, खाद जिसको बोलते हैं डिकम्पोज खाद, डिकम्पोज जो वेस्ट मटेरियल है, टाइमली जो खाद होती है इसका यूज किया जाए। और ऐसी जो समय में फिर टाइमली उनकी हार्वेस्टिंग की जाए, कटाई की जाए, फिर समय से उनकी मड़ाई की जाए। ऐसी कंडीशन को अगर अप्लाई करता है फार्मर, तो निश्चित ही डेफिनेटली ही इज ए गुड फार्मर एंड इज ऑलवेज फाइंड आउट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेन्स इन लिमिट टाइम ऑफ ड्यूरेशन। निश्चित ही वह किसान ऐसा होगा जो कम समय अंतराल में अधिक से अधिक अनाज को पैदा कर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ये तो मैंने रिवॉल्यूशन के विषय में बता दिया, फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। रिवॉल्यूशन आप लोग नोट करते रहिएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से है, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन से है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से है, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग से है, पोल्ट्री फार्मिंग से, और गोल्डन रिवॉल्यूशन पल्सेस से है, दाल से है, दलहन से है। तो दलहन और तिलहन कहीं किसी बुक में दिया है दोनों के लिए येलो रिवॉल्यूशन, लेकिन मैंने डिवाइड किया। दलहन के लिए जो है हम कहेंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन, और तिलहन के लिए जिसे ऑयल मिलता है उनको हम कहेंगे येलो रिवॉल्यूशन। इस तरह से ये क्रांतियां हैं जिनका उपयोग करके, रिवॉल्यूशन है जिनका उपयोग करके कोई भी फार्मर एक अच्छा फार्मर वही होगा जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को प्राप्त कर ले। अब आपको मैंने तो बता दिया कि आपको अच्छा से ज्यादा आपको प्राप्त करना है। अब आप प्राप्त करेंगे कैसे, जरा सा इसके विषय में आइए देखते हैं। इसके विषय में आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हम आपको डिस्कस कराने चल रहे हैं कि जो आपने देखा है इसके विषय में जो हमारे प्रोफेसर टी.एस. स्वामीनाथन का एक सपना रहा, एक उद्देश्य रहा। इस सपने और उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने फसलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। एक को कहा रबी क्रॉप्स, ध्यान दीजिएगा, एक को कहा इन्होंने रबी क्रॉप्स, एक को रबी की फसल कहा इन्होंने, रबी की फसल। माय डियर फ्रेंड, रबी की क्रॉप्स के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि रबी की क्रॉप्स होती क्या है। रबी की क्रॉप्स के विषय में ये नवंबर से अप्रैल तक की क्रॉप्स है, नवंबर से अप्रैल तक, ध्यान दीजिएगा, ये नवंबर से लेकर के अप्रैल तक होती है, नवंबर से अप्रैल तक, ध्यान दीजिएगा। अर्थात ये विंटर सीजनल क्रॉप्स है, विंटर सीजनल क्रॉप्स है, ठंडी के समय में होती है। अब सारे किसान इस बात को समझ गए होंगे कि ये रबी की क्रॉप्स कौन सी क्रॉप है। रबी की क्रॉप्स में इन दोस वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, दो जो है सिंपली भी
germinate in the winter season. For just like we are taking a simple example, wheat, sugarcane, गेहूं है, गन्ना है, और इस समय आप देख रहे हैं ज्यादा अमाउंट में आपको मिल रहा है शकरकंद, साथ ही साथ जौ है, सरसों है, अलसी है, ये ऐसे हैं जो विंटर सीजन में डेवलप करते हैं। तो विंटर सीजन का मैं टाइम आपको बता दिया, नवंबर से लेकर के अप्रैल तक होता है। ये रबी की क्रॉप बोली गई। दूसरी होती है खरीफ की क्रॉप, जिसको खरीफ क्रॉप बोला गया। ध्यान से देखिएगा, खरीफ की क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स। माय डियर फ्रेंड, खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं, जरा इसके विषय में ध्यान से सुनिएगा। खरीफ की क्रॉप्स जो होती हैं, ये वर्षा ऋतु से पहले, वर्षा ऋतु से पहले ये उगाई जाती हैं, और मोस्टली आप ध्यान देंगे जून से अक्टूबर तक। यहां से मैंने लिखा जून से अक्टूबर तक। अब आप देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, नवंबर से लिया मैंने अप्रैल तक, मई गायब गया, जून से अक्टूबर तक आ गए हम, जून से अक्टूबर तक आ गए, और जून से अक्टूबर तक जो है ये जो क्रॉप्स होती हैं, इनकी बुआई की जाती है, अर्थात ये फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। तो जून से अक्टूबर ये वर्ष जो है, जून से अक्टूबर ये वर्षा ऋतु में का समय है। तो ऐसे वर्षा ऋतु में जो होने वाली फसलें हैं, उनको जो है खरीफ की फसल कहा जाता है। और उन खरीफ की फसलों में जैसे धान आपने देखा, सोयाबीन देखा, अरहर देखा ना, धान है, सोयाबीन है, अरहर है, धान, पैडी, सोयाबीन, समझ रहे हैं, सोयाबीन, अरहर, कजनस कजान, अरहर की कई वैरायटीज हैं, अरहर भी है, और इसी में मक्का भी है, मूंग भी है, उड़द भी है, बाजरा भी है, मूंगफली भी है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी फसलों को आप जो उगाते हैं, उनको कहा जाता है खरीफ की फसल। क्या बोलते हैं उनको? खरीफ की फसल। इन दोनों फसलों के बीच काफी टाइम निकल जाता है किसानों का, और फील्ड वैसे को वैसे पड़ी रह जाती है, खेत वैसे को वैसे पड़े रह जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेत अगर आपके पड़े रह गए, यू आर नॉट ए गुड फार्मर। बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आपके फील्ड वैसे पड़े हैं, तो आप एक अच्छे किसान की श्रेणी में नहीं आएंगे। एक अच्छा किसान वही होगा जो इन सबका आसानी पूर्वक उपयोग करे। तो जो समय बचता है, अब आइए देखते हैं जायद की फसलें जो बोली गई, जायद की फसल, ZAID, जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स जो बोली गई, जायद की फसलें, ऐसी फसलें हमारी फ्रेंड जो कि आसानी पूर्वक गर्मी के समय में इनको प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में इन फसलों को जो है प्राप्त किया जा सकता है। इनमें मुख्य रूप से जो है ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है, वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। तो ये क्या है? ये ऐसी फसलें हैं जो जायद की फसलें हैं। आप अगर इस तरह से रबी, खरीफ और जायद, रबी की फसल के लिए मैंने बताया नवंबर से लेकर के अक्टूबर तक, खरीफ की फसल मैंने आपको भी समय बताया, मैंने आपको जून से लेकर के, आसानी पूर्वक मैंने बताया आपको कि इनको जून से लेकर के अब जो है ये जो है जून से लेकर के अक्टूबर तक में होती है। और जो है रबी की क्रॉप में बताया आपको कि नवंबर से अप्रैल तक होती है। तो नवंबर से अप्रैल तक रबी की क्रॉप्स हो गए, नवंबर से अप्रैल तक। उसके बाद खरीफ की क्रॉप के विषय मैंने बताया कि जून से लेकर के, ये जून से शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती है। इसके बाद मैंने आपको बताया जायद की फसलें हैं जो ग्रीष्मकालीन अवस्था में होती हैं, गर्मी के समय में होती हैं। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है। इस तरह की फसलों को हम आसानी पूर्वक जो है उगा सकते हैं और इनसे अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। अगर वो मिक्स्ड क्रॉपिंग कर देगा तब भी किसान जो है नुकसान में नहीं जाएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है माय डियर फ्रेंड? When two or more to crops growing in the same season in same field, जब दो या दो से अधिक फसलों को एक ही सीजन में एक ही खेत में उगाया जाए तो इनको हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। और मिक्स क्रॉपिंग करने वाला किसान जो होता है, दे कैन नॉट बी गोइंग ऑन टू द लॉस।
कभी भी हानि में नहीं जा सकता। इट ऑलवेज गोइंग टू द बेनिफिट, हमेशा वो बेनिफिट में जाएगा। क्यों? एक फसल ने अगर कुछ कम प्रोडक्शन दिया, दूसरी फसल ने अधिक प्रोडक्शन दे दिया। मिक्स क्रॉपिंग, आपने गेहूं के साथ जो सरसों की छिटाई कर दिया, मिक्स क्रॉपिंग हो गई। आपने गन्ने की बुआई करते समय गन्ने की बुआई किया, तो उसी में आपने जो है गोभी लगा दिया, कैबेज, ये मिक्स क्रॉपिंग हो गई। वेजिटेबल को अपने अलग अलग जगहों पर उसमें लगा दिया, ये मिक्स क्रॉपिंग हो गई। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग करके किसान कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, किसान को हमेशा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मिक्स क्रॉपिंग का पैटर्न होता है। तो अब आइए देखते हैं कि हमने जो ये किया अभी अब तक, कि इनके पौधों की गतिविधियों को ध्यान में रख करके इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, वो हमारा पहला पार्ट होता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्या होता है? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, क्रॉप वैरायटी, ध्यान दीजिएगा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पहला हमने यूज किया। क्रॉप वैरायटी मैंने फसलों की गुणवत्ता के आधार पर उनका चुनाव किया, जिसको कहा गया क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अधिक से अधिक आपको उत्पादन मिले, तो ये क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, सेकंड है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को मैंने कहा फसल उत्पादन प्रबंधन। आप फसल, एक अच्छा किसान फसल को तो पैदा कर लेता है, लेकिन उसके उत्पादन प्रबंधन की व्यवस्था नहीं कर पाता। माय डियर फ्रेंड, मुझे YouTube पर नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं आपके सामने एक टॉपिक रख रहा हूं। ये छूटे हुए गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब क्या है? ये सब हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। नीलगाय, ये सब फसलों को खा ले जा रहे हैं। तो इनसे प्रबंधन भी करना है हमको, अपनी फसलों को इनसे बचाना है। मैं नहीं कहता कि किसी के वध किया जाए, किसी की हत्या की जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं ये कहता हूं इनसे अपनी फसलों की सुरक्षा की जाए। फसलों को आज जो चारों तरफ से आप कवर कर लीजिए, घेर लीजिए, कुछ इस तरह से उपकरण करिए जिससे आपकी फसल बच जाए। उसको मैनेजमेंट कहा, टाइमली इरिगेट करना, टाइमली मैनेजिंग करना, टाइमली फर्टिलाइजिंग करना, टाइमली हार्वेस्टिंग करना, टाइमली थ्रेशिंग करना। ये क्या है? ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। आप प्रोडक्शन को किस तरह से मैनेज कर ले रहे हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जिसमें प्रोटेक्शन आपको करना, सुरक्षा आपको करनी। क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। आपने इसके बारे में देखा फसल उत्पादन प्रबंधन, अभी तक तो आप उत्पादन में थे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंधन कैसे हुआ। अब आइए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, सुधारा कैसे जाए। सपोज करिए अरहर आपने लगा दिया, अरहर की बुआई आपने किया फील्ड में, तो माय डियर फ्रेंड, उसमें कुछ ऐसे कीड़े होते, गंदे कीड़े जो फली छेदक होते हैं। अभी जो आपका सीजन गया, आपने देखा, आपने धान की क्रॉपिंग किया, इसमें फंगल डिजीज का इंफेक्शन इस बार काफी ज्यादा हुआ। तो क्या आपने किया? आपको इसका पूरी तरह से प्रोटेक्शन करना चाहिए। यदि आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं कर पाए, आप फंगीसाइड का यूज नहीं कर पाया, टाइमली फंगीसाइड का यूज करना है, टाइमली इंसेक्टिसाइड का यूज करना है। अगर टाइमली आपने इनका यूज किया तो हम अपनी फसलों को बचा ले जाएंगे। अन्यथा ये जीव ऐसे हैं जो हमारी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इस तरह से आपने देखा कि मैंने जो तीनों प्रबंधन आपको बताए हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो माय डियर फ्रेंड, तो दो मैनेजमेंट है और एक जो है वो इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट क्या है? क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट आपको करना है तो किसमें करना है? क्रॉप
वैरायटी में इंप्रूव करना है, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट करना है तो उसके उत्पादन में करना है, तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन माने उसकी सुरक्षा में आपको जो है पूरी तरह से व्यवस्थित रहना है। तो गुड फार्मर वही होगा, एक अच्छा किसान वही होगा जो इन सारी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करेगा, अवलोकन करेगा। तो इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। आज तक का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं माय डियर फ्रेंड। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरा जो है पर डे प्रतिदिन मेरा एक YouTube पर जो है वीडियो अपलोड होता रहेगा। क्लास 9th साइंस के टोटल सब्जेक्ट से लेकर के क्लास 12th के टोटल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस का मैं सिर्फ कर रहा हूं। ये टोटल टॉपिक जो है ये एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रख करके इस टॉपिक अपलोड किए जा रहे हैं। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो है जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा जो है बच्चों तक ही मेरा ज्ञान जो है पहुंचेगा, मेरा नॉलेज पहुंचेगा, उतने ज्यादा बच्चे सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के इसी टॉपिक के साथ आपसे विदा लेता हूं और धन्यवाद।